तो दोस्तों आप लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा पर। हम कार्ल मार्क्स के बारे में बात कर रहे थे, तो वहीं से आप बात आगे बढ़ाते हैं। ठीक है ना। हमने कार्ल मार्क्स का जो है आपका कार्ल मार्क्स के जीवन परिचय के बारे में जाना, उसकी बुक्स के बारे में जाना, और फिर उसके जो आपके सिद्धांत हैं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद और आपका वर्ग संघर्ष का सिद्धांत और अतिरिक्त मूल्य के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ा। ठीक है ना। तो मेरा आप ये सब समझने के बाद बुक्स जरूर पढ़िएगा। अगर आप बुक्स पढ़ेंगे तभी आपको आगे का समझ में आएगा। बुक्स पढ़नी बहुत जरूरी है। मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकता हूँ, लेकिन आगे का काम बुक्स ही करवाएगी। ठीक है ना। और इससे संबंधित क्वेश्चंस मैं आपको दे सकता हूँ। ठीक है ना। आपको ये बता सकता हूँ कि भाई कॉन्सेप्ट क्या है और आप क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। ठीक है ना। लेकिन आगे जो सारा कार्य है वो किताब करती है, तो आप बुक्स जरूर पढ़िएगा। ठीक है ना। कार्ल मार्क्स के हम पढ़ेंगे राज्य संबंधी सिद्धांत क्या है। ठीक है ना। क्या हो गया इसमें? तो मैं तो क्या है क्लास ले रहा हूँ। तो आप जो है आप सब लोग बुक्स जरूर पढ़िएगा। बुक्स पढ़ने से आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना। तो मार्क्स का क्या है राज्य संबंधी विचार हम अभी करेंगे। सॉरी, उल्टा पेन चला रहा हूँ तो कहां से चलेगा। ठीक है ना। कार्ल मार्क्स के राज्य संबंधी विचार। दास क्या है? दास, पहले आएगा दास, फिर सामंतवाद, फिर तीसरा पूंजीवाद और सर्वहारा। ठीक है ना। साम्यवाद। ठीक है ना। ये आपका चौथे नंबर का आएगा। क्या पहले आएगा दास, जैसा कि हमने ऐतिहासिक भौतिकवाद में पढ़ा था ना कि पहले क्या होगा कि भाई दास आएगा, दास प्रथा आएगी, फिर उसके बाद सामंतवादी प्रथा आएगी, फिर पूंजीवादी आएगा और फिर उसके बाद सर्वहारावाद आएगा। दास प्रथा में दो वर्ग होंगे, एक स्वामी और एक दास। सामंतवाद में क्या होगा? किसान और आपका सामंत होंगे, और पूंजीवाद में होगा श्रमिक और आपका पूंजीपति, और सर्वहारावाद में ये सर्वहारा जो होगी वो आपके वर्ग विहीन व्यवस्था होगी। इसमें कोई वर्ग नहीं होगा, कोई अमीर गरीब नहीं होगा। क्या बोलते हैं, आपका उत्पादन के साधनों पे किनका आपका केंद्र का नियंत्रण होगा, या क्या बोलते हैं आपका श्रमिकों का नियंत्रण होगा। कोई सबको उतना मिलेगा जितना वो कर सकते होंगे, जितनी उनकी आवश्यकता होगी। ठीक है ना। तो यही बात करता है कि हर एक को काम करना पड़ेगा इसमें। ठीक है। मार्क्स कहता है कि राज्य संपत्तिशाली वर्ग का संगठन है। क्या है? संपत्तिशाली वर्ग का संगठन है। क्यों संपत्तिशाली का है? क्योंकि इस पर पूंजीपतियों का अधिकार है। ठीक है ना। जो संपत्तिहीन वर्ग से इनकी सुरक्षा करता है। और संपत्तिहीन वर्ग जो होगा वो क्या होगा? वो विद्रोह करता है। ठीक है। अधिकारों की मांग करता है, आरएस की मांग करता है, ना पैसे, सुविधाओं की मांग करता है। क्या करता है? सुविधाओं की मांग। क्योंकि दोस्तों जब क्या बोलते हैं राज्य क्या बोलते हैं आपका उत्पादन के संपत्तिशाली वर्गों का संगठन होगा, तो क्या होगा कि उत्पादन जो होगा किसके लाभ के लिए किया जाएगा? वो पूंजीपतियों के लाभ के लिए किया जाएगा। और जब सारा का सारा मुनाफा, सारा का सारा लाभ पूंजीपति वर्ग लेगा, तो जो हीन वर्ग होगा, जो शोषित वर्ग होगा, वो क्या करेगा कि क्या बोलते हैं वो संपत्तिशाली वर्गों के संग क्या होगा? संघर्ष करेगा, आंदोलन कर सकता है, क्रांति कर सकता है, या इस तरह का जो भी कर सकता है। तो राज्य क्या करेगा कि संपत्तिशाली वर्गों का की सुरक्षा प्रदान करेगा। ठीक है ना। इस अवस्था से दोस्तों एक मिनट वेट कर दें। इतना शोर मचाते हैं लोग। कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्य शासक वर्ग के हितों की रक्षा करता है। क्या करता है? शासक के वर्गों की हितों की रक्षा करता है। मतलब शासक वर्ग कौन है? यहाँ पे पूंजीपति है। ठीक है ना। और अन्य वर्गों का शोषण का साधन है। मतलब अन्य वर्गों का शोषण का साधन है। कैसे? क्योंकि राज्य जो भी नियम कानून बनाएगा ना, वो क्या होंगे? वो इस हिसाब से बनाएगा कि शासक वर्ग के हितों की रक्षा हो सके। ठीक है ना। और जब शासक वर्ग के हितों की रक्षा करेगा तो उससे क्या होगा कि भाई
जो दूसरे वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, उनका शोषण होगा। अब पूंजीपति, अब आप अगर आप इससे मार्क्स से पहले देखते हैं तो क्या था, उदारवादी व्यवस्था थी, ठीक है, पूंजीवादी व्यवस्था थी। तो उसमें क्या होता है कि पूंजीवादी व्यवस्था, उदारवादी व्यवस्था क्या कहती है कि भाई राज्य को क्या करना चाहिए कि राज्य को सिर्फ बाहरी आक्रमण से सुरक्षा देनी चाहिए, कानून व्यवस्था लागू करना चाहिए, और आपका क्या बोलते हैं, आपका कानून व्यवस्था बना के रखनी चाहिए, ठीक है। और क्या करना चाहिए कि आदमियों को बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, ठीक है। बाजार व्यवस्था के अनुरूप व्यवस्था चलेगी, राज्य क्या होगा कि इनके इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो जब राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है ना, तो क्या होगा कि भाई जो मजबूत होंगे, जो पैसे वाले होंगे वो और आगे बढ़ते चले जाएंगे, और जो दूसरे वाले हैं वो पीछे रह जाएंगे। तो कार्ल मार्क्स वही कहता है कि राज्य जो है वो क्या करता है कि शासक वर्ग के हितों की रक्षा करता है, ठीक है ना, ठीक है। और क्या बोलता है, जिससे क्या होता है, अन्य वर्गों का क्या होता है, शोषण होता है। क्या होता है, शोषण होता है। तो कार्ल मार्क्स क्या कहता है, राज्य को क्या मानता है, शोषण का साधन मानता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भाई कार्ल मार्क्स राज्य को क्या मानता है, तो वो मानता है, क्या बोलते हैं, अन्य वर्गों के शोषण का साधन मानता है, ठीक है ना। कार्ल मार्क्स साम्यवादी घोषणा पत्र में कहा है कि राज्य पूंजीपतियों की कार्यकारिणी समिति है, ठीक है ना। तो जिसमें कहा है आपका साम्यवादी घोषणा पत्र में कहा है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के अंदर में कहा है कि राज्य क्या पूंजीपति की कार्यकारिणी समिति है, ठीक है ना, कार्यकारिणी उनके लिए कार्य करती है, ठीक है। एंगल्स के अनुसार राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के दमन का यंत्र है, ठीक है ना। तो यही बात है, ये भी कह रहा है आपका कि भाई एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का दमन करने का यंत्र है, ठीक है। यहाँ क्या मानता है, ये साधन मानता है, क्या मानता है, तो शोषण करने का साधन मानता है, और यहाँ पे इसको यंत्र बोल दिया है, बस इतना ही फर्क है, ठीक है। राज्य सिद्धांत की आलोचना। अब भाई राज्य को मार्क्स ने स्वार्थी शोषण का यंत्र माना है, जबकि ऐसा नहीं है कि भाई राज्य क्या करता है कि कल्याणकारी कार्य भी करता है, कल्याणकारी कार्य भी कार्य करता है, ठीक है ना। आप अगर देखते हो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, आपका विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, ये सारे कार्य क्या है, कल्याणकारी कार्य हैं, तो ठीक है ना। लेकिन राज्य क्या करता है कि ये शोषण का यंत्र है, ऐसा नहीं है, कल्याणकारी कार्य भी राज्य करता है, ठीक है ना। पूंजीपतियों की संस्था है, नई पूंजीपतियों की संस्था नहीं है, गरीबों की भी संस्था है दोस्तों। गरीबों के बारे में बहुत सारे कार्य किए जाते हैं जिससे गरीबों का लाभ हो सके। गरीबों को निःशुल्क शिक्षा, उनको क्या बोलते हैं, राशन देना, उनके लिए उपचार की व्यवस्था करना, ये सारे क्या है, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए बहुत सारे काम करते हैं। पीएफ हो गया, ये मजदूरों के लिए है। प्रोविडेंट फंड, ईएसआई, इसमें क्या बोलते हैं, आपका स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाएं मिलती है, ठीक है। राज्य को पाशविक प्रवृत्ति पर आधारित संस्था मानता है, मतलब पशुओं की प्रवृत्ति की, मतलब इसने यहाँ पे तुलना कर दी है कि भाई राज्य क्या है कि पशुओं के समान है। तो ऐसा बात नहीं है, राज्य का व्यवहार पशुओं की तरह व्यवहार नहीं है, ठीक है ना। राज्य में परिवर्तन क्रांति के द्वारा संभव, बिल्कुल गलत बात है, ऐसी बात नहीं है। राज्य की स्थापना किसके लिए है, राज्य की स्थापना मानव की भलाई के लिए हुई है, ठीक है ना, मानव भलाई के लिए हुई है। और अगर आप दोस्तों, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपका अमेरिकी क्रांति जो हुई थी ना, और अमेरिकी क्रांति और इंग्लैंड की क्रांति गौरवपूर्ण क्रांति कहा जाता है, तो क्योंकि बिना खून खराबे के ही वहां पे परिवर्तन हो गया था, ठीक है ना। तो और क्या बोलते हैं, अमेरिका की क्रांति भी जो है वो भी शांतिपूर्ण तरीके से हुई। तो ये जरूरी नहीं है कि भाई राज्य में परिवर्तन क्रांति से ही आएगा, ठीक है ना, शांति पूर्वक भी परिवर्तन आ सकता है, हिंसा करने की जरूरत नहीं है। क्या होता है, हिंसा को बल देता है क्रांति। मार्क्स क्या कहता है, मार्क्स कहता है कि भाई हिंसक क्रांति के द्वारा परिवर्तन होगा, ठीक है ना। क्या, हिंसक क्रांति के द्वारा परिवर्तन होगा, लेकिन नहीं इंग्लैंड की बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं, यहाँ पे क्या हुआ था कि भाई अहिंसात्मक तरीके से ही परिवर्तन हो गया, ठीक है ना। अहिंसात्मक मतलब कोई हिंसा, खून खराबा करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपका क्रांति हो गई और आपका शासन में परिवर्तन हो गया, ठीक है ना। राज्य का विरोध कर देता है, भाई राज्य को महत्व ही नहीं देता है, कहता है राज्य तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना, कि जो कि व्यवहार में संभव नहीं है। अब दोस्तों राज्य नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा, भाई कोई भी आक्रमण कर देगा, बिना राज्य के तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते किसी भी व्यवस्था की, ठीक है ना। आत्म प्रेरित व्यवहार की संकल्पना, ठीक है ना। एंगल्स की रचना एंटी ड्यूरिंग जो है ना, क्या है, एंटी ड्यूरिंग, एंगल्स की रचना है, ठीक है। थोड़ा सा एंगल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। आदिम साम्यवाद में सबकी संपत्ति सामूहिक थी। तो दोस्तों आदिम का मतलब समझ लेते हैं। आदि का मतलब क्या होता है दोस्तों, आदि का मतलब होता है स्टार्ट क्या होता है, स्टार्ट मतलब शुरू में, शुरुआत में, ठीक है ना।
आदिम साम्यवाद। अब जब मानवता शुरू हुई थी ना, उस समय की बात कर रहा है, जब मानवता शुरू हुई थी तब की बात कर रहा है। क्या संपत्ति क्या थी? सामूहिक थी दोस्तों। अगर मान लो सोचो दोस्तों, शुरू में क्या था कि अगर जैसे कोई तालाब है, ठीक है ना, या गांव में आपने देखा होगा, गांव में आप अभी से अगर 15-20 साल पहले जाते, कोई गड्ढा था, कोई तालाब था, कोई कुछ था, या कोई छोटा सा जंगल या पेड़ वगैरह था, तो उस पे जो उस गड्ढे में जो मछलियां हुआ करती थी, उसका प्रयोग पूरा गांव मिलके किया करता था। क्या करता था? मिलके किया करता था। वो क्या थी? गांव की संपत्ति थी। उस तालाब या गड्ढे के अंदर में पानी की कमी होती थी। क्या होता था? पानी की कमी होती थी, तो पूरा गांव मिलके मेहनत करता था और उसमें पानी डाला करता था। या उस तालाब के अंदर में खरपतवार, ये सब जल कुंभी वगैरह ये जाती थी, तो पूरा तालाब क्या होता था? गंदा हो जाता था। तो पूरा समाज मिलके, पूरा गांव मिलके उसकी सफाई करता था। और उसमें जब मछलियां अधिक हो जाती थी, तो उस पूरा का पूरा गांव उसमें से मछलियां निकालता था और आपस में बांट लिया करता था। तो ये क्या था? सामूहिक संपत्ति हुई। क्या हुई? सामूहिक संपत्ति हुई। तो ऐसा ही शुरू में पाया जाता था। आपका जब क्या बोलते हैं, जब आपका ये सभ्यता स्टार्ट हुई, तो उस समय में क्या होता था कि भाई सामूहिक संपत्ति हुआ करती थी, ठीक है ना। और स्वतंत्रता उच्चतम स्तर पे थी, मतलब हर कोई स्वतंत्र था। ऐसा नहीं था कि मतलब कोई किसी के ऊपर कोई पाबंदी, कोई बंदिश नहीं थी। सबकी सब स्वतंत्र थे और सामूहिक रूप से हुआ करता था। अगर मान लो उस समय गांव के किसी परिवार का कोई बंदा मदद नहीं कर पाता था, तो भी क्या बोलते हैं, उनके ऊपर कोई पाबंदी, कोई दबाव नहीं हुआ करता था। सब मिलकर काम करते थे। मैं उदाहरण देता हूँ, मेरे गांव में आज भी ऐसी चीज है कि भाई कोई 2-3 घर के लोग मिलके किसी कहीं पे मछली मार के लेके आते हैं, तालाब है पास में, वहां से मछली मार के लेके आते हैं, तो वो क्या करते हैं कि पूरे गांव में उसको बराबर बांट देते हैं। तो ये क्या है कि सामूहिक संपत्ति का एक उदाहरण हुआ, ठीक है ना। परंतु दास व्यवस्था आने पे क्या हुआ कि स्वतंत्रता कम होने लगी। अब भाई दास व्यवस्था आएगी, कुछ लोगों को गुलाम बना लिया जाएगा, तो उससे क्या होगा कि स्वतंत्रता कम होने लगी। पूंजीवाद में पूर्ण रूप से स्वतंत्रता समाप्त हो गई। अब जाहिर सी बात है, जब पूंजीवादी व्यवस्था आएगी तो एक उत्पादन के साधनों पे कुछ लोगों का कब्जा हो जाएगा, तो क्या होगा कि स्वतंत्रता कम हो जाएगी। क्योंकि पूंजीपति वर्ग का हर एक चीज पे नियंत्रण हो जाएगा, क्योंकि उसका उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण है, तो उसका शासन पे भी नियंत्रण होगा, उसका अन्य सभी व्यवस्थाओं पे भी नियंत्रण होगा, ठीक है ना। अब क्या होगा? सर्वहारा तंत्र में क्या होगा दोस्तों कि स्वतंत्रता, आत्म प्रेरित व्यवहार और प्रार्थ को बढ़ावा दिया जाएगा। क्या होगा कि स्वतंत्रता को बढ़ावा मिलेगा, आत्म प्रेरित व्यवहार को बढ़ावा मिलेगा और प्रार्थ को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। तो साम्यवाद में पूर्ण रूप से आत्म प्रेरित स्वतंत्रता आ जाएगी, मतलब आदमी अपनी आत्मा से प्रेरित होकर स्वतंत्रता महसूस करेगा, स्वतंत्रता से संबंधित कार्य करेगा, ठीक है ना। साम्यवाद घोषणा पत्र में पढ़ लेते हैं। साम्यवादी घोषणा पत्र जो था कार्ल मार्क्स दोस्तों, जब वो चुनाव वगैरह लड़ना चालू किया था ना, तो उसने एक घोषणा पत्र निकाला था, तो उससे संबंधित है, ठीक है ना। ये मेरे पास एक बुक भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ, साम्यवादी घोषणा पत्र, बहुत अच्छी बुक है। इसकी अगर आपको वक्त मिले तो आप पढ़िएगा, ठीक है ना। ये आप देख रहे हैं ना दोस्तों, ये है साम्यवादी घोषणा पत्र। तो इस तरह का एक घोषणा पत्र जारी किया था उन्होंने। तो इसमें जो है कि जो इसकी जो पार्टी थी ना, आपका मार्क्स की पार्टी थी, उससे संबंधित उन्होंने विचार दिए थे, ठीक है ना। तो ये बहुत फेमस इसकी रचना है, साम्यवादी घोषणा पत्र। और अगर आप इसको देखते हैं, इसका मूल्य भी ज्यादा नहीं है, 100 रुपए की मात्र ये मिल जाती है बुक। तो आपको मिले तो आप इसको जरूर लीजिएगा, बहुत अच्छे विचार इसके अंदर लिखे हैं, ज्यादा बड़ी मोटी है नहीं। और इसकी जो दूसरी अन्य पुस्तक अगर आपको मिल सके तो दास कैपिटल, वो बहुत फेमस कृति है इनकी। दास कैपिटल का हिंदी वर्जन नहीं है, हिंदी रूपांतरण नहीं है, किसी ने ट्रांसलेट अभी तक किया नहीं है शायद। तो वो भी अगर हो तो अगर आप लोगों को किसी को पता हो तो मेरे को आप लोग जरूर बताना कि भाई हिंदी में मिल सकती है, यहाँ से मिल सकती है, या कोई पब्लिकेशन उसको टाइप करता है, ठीक है ना। तो साम्यवादी घोषणा पत्र में मार्क्स साम्यवादी दलों के निम्नलिखित कार्य बताता है। क्या होता है? साम्यवादी दलों के निम्नलिखित कार्य हैं, ठीक है ना। वो सारे कार्य इस पुस्तक में लिखे हुए हैं, ठीक है। भूमि के रूप में संपत्ति है, उसका अंत कर दो, ठीक है ना। क्या कर दो? जो भूमि की संपत्ति है, ठीक है ना, भूमि रूप की संपत्ति है, उसका अंत कर दो। मतलब कोई भी संपत्ति किसी एक आदमी के हाथ में नहीं हो सकती, ठीक है। निजी संपत्ति का अंत कर दो। कोई निजी संपत्ति रखता है आपका, जैसे कोई, तो उसका भी क्या कर दो? अंत कर दो, ठीक है। भू राजस्व राजनीति पर आधारित होना चाहिए, मतलब जो कर लगेगा वो राजनीति पर आधारित होना चाहिए, ठीक है ना। यातायात संचार के साधनों का केंद्रीकरण कर दो, मतलब
इसमें क्या होगा कि सरकार का नियंत्रण होगा यातायात पे और आपका संचार पे किसका होगा, आपका सरकार का नियंत्रण हो जाएगा। उत्तराधिकार प्रथा समाप्त कर देनी चाहिए। वही उत्तराधिकार प्रथा है ना, जिसको समाप्त करना चाहिए कि भाई जैसे एक संपत्ति है तो वो उसके बेटे को मिल जाएगी, वो उसके बेटे को एक पास चली जाएगी, इसको समाप्त कर दो, ठीक है ना। या क्या होता है, जैसे राजतंत्र में हम देखते हैं कि सत्ता पे राजा का नियंत्रण है, फिर उसका बेटा उसका उपभोग करता है, फिर उसका बेटा करता है, इसको समाप्त कर दो। बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दो। क्या होता है, बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दो, क्योंकि ये राष्ट्र के अंदर में आ जाएगी, ठीक है ना, क्या हो जाएगी, राष्ट्र के अंदर में आ जाएगी, ठीक है। समाज का नियंत्रण हो जाएगा, समाज का नियंत्रण होगा। यहाँ पे यातायात के समय समाज का नियंत्रण हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है। या यूं कह सकते हैं कि दल का नियंत्रण हो जाएगा, साम्यवादी दल, ठीक है ना, साम्यवादी दल, ठीक है ना, यही साम्यवादी दल का नियंत्रण होगा। विद्रोही और विद्रोहियों की संपत्ति जब्त कर लेनी चाहिए, ठीक है ना। क्या ये कह रहा है, विद्रोही, इसमें यहाँ पे इसको मार्क्सवाद को भ्रष्टाचार भी जोड़ना चाहता है, भ्रष्टाचारियों की संपत्ति को भी जब्त करना चाहिए। भ्रष्टाचार के बारे में बात नहीं की उसने। उद्योगों में कम उम्र के बालकों की कार्य बनाई होनी चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति द्वारा कार्य किया जाएगा, ठीक है ना। मार्क्स की क्रांति के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। मार्क्स की क्रांति क्या है, क्रांति सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन है, ठीक है ना। क्रांति क्या है, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन करती है। क्रांति से समाज का विकास होता है, पुरानी व्यवस्था का अंत हो जाता है और नई व्यवस्था अस्तित्व में आ जाती है। तो दोस्तों क्या है कि क्रांति क्या है कि सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन कर देती है। क्रांति से समाज का विकास होता है, मतलब क्रांति जब होगी तो समाज का विकास होगा, मतलब भाई पुरानी कोई चीज खत्म होगी, नई चीज आएगी, तो उससे क्या होगा, विकास होगा दोस्तों, ठीक है ना। आपने बढ़िया नंबर लिया, आपने नेट JRF क्वालिफाई किया, PhD में एडमिशन लिया और प्रोफेसर बन गए, तो क्या होगा कि भाई आपने एक क्रांति की, तो आपने पुरानी चीज को छोड़ के नई चीज में चले गए, ठीक है ना। आपने ग्रेजुएशन वगैरह, पुरानी नौकरी, पुराने सपने छोड़ दिए, नए सपने आपने पूरे कर लिए, तो क्या होगा कि पुरानी व्यवस्था का अंत हो गया, नई व्यवस्था अस्तित्व में आ गई, आप प्रोफेसर बन गए। तो वही चीज है। मार्क्स क्या कहता है कि भाई पूंजीवाद का विध्वंस उसके अंतर्विरोध के कारण हुआ है। तो ये बात याद रख लेना, ये सेंटेंस मार्क्स ने कहा है, ठीक है ना, कि भाई पूंजीवाद का विध्वंस उसके अंतर्विरोध के कारण हुआ है, ठीक है। यहाँ से कथन और कारण के भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। पूंजीवाद के अंदर अंतर्विरोध क्यों है दोस्तों, क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था जो है उसके अंदर उत्पादन के साधनों पे किसी एक वर्ग का ही नियंत्रण है, ठीक है ना। क्या है, एक ही वर्ग का नियंत्रण है। और जब वो वर्ग बहुत ज्यादा पूंजीवादी व्यवस्था में जब बहुत ज्यादा शोषण हो जाएगा, तो क्या होगा कि इस व्यवस्था में क्या बोलते हैं, क्रांति होगी, विरोध होगा और उससे एक नई व्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी। तो क्या है, पूंजीवाद का विध्वंस उसके समय के अंतर विरोध के कारण है। क्यों, क्योंकि इसमें पूंजीवादी व्यवस्था में दो वर्ग हैं और दोनों के बीच में विरोध है, ठीक है। पूंजीवाद समाजवाद में रूपांतरण कभी भी शांतिपूर्वक नहीं होगा। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि दोस्तों कि ये क्या कहता है कि भाई समाज की क्रांति जो होगी वो हिंसात्मक होगी। अगर पूंजीवादी जो व्यवस्था है उससे समाजवादी व्यवस्था, ठीक है ना, समाजवादी व्यवस्था में जो परिवर्तन है वो शांतिपूर्वक नहीं होगा। जैसा कि इंग्लैंड में हुआ या क्या बोलते हैं आपका अमेरिका में हुआ, वहां पे जो परिवर्तन हुआ शांतिपूर्वक हुआ। लेकिन ये कहता है कि भाई पूंजीवाद से समाजवाद में जो परिवर्तन है ना वो शांतिपूर्वक नहीं होगा। ये क्या होगा, ये तो क्रांति करके ही होगा। क्या होगा, हिंसात्मक तरीके से होगा, क्रांति करके ही होगा, ठीक है ना। तो क्या होगा कि अतः क्रांति करके हिंसात्मक साधनों का प्रयोग करके समाजवाद की स्थापना करनी होगी, हिंसात्मक करनी होगी, हिंसा करनी होगी, खून खराबा करना होगा, ऐसी क्रांति की बात करता है मार्क्सवाद, ठीक है ना। तभी समाजवाद की स्थापना होगी। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अंतर्गत समस्त संसार में अंतर्विरोध पाया जाता है, ठीक है ना। क्या होता है, समस्त संसार। अभी मैंने आपको जैसा किया था कि आपका द्वंद्वात्मक भौतिकवाद या ऐतिहासिक भौतिकवाद देखते हो तो समस्त संसार जो है पूरा का पूरा इतिहास जो है दो वर्गों में विभाजित रहा है, ठीक है ना। दोनों के बीच में क्या पाया गया है, विरोध पाया गया है, ठीक है ना। एक का पूंजी पे नियंत्रण होता है, संपत्ति उत्पादन के साधन पर नियंत्रण होता है, दूसरा जो होता है वो उसके ऊपर निर्भर होता है, ठीक है ना, और उसको बहुत कम मिलता है। तो इस वजह से क्या होता है कि लगातार द्वंद्व की स्थिति बनी रहती है। ठीक उसी प्रकार पूंजीवाद में भी अंतर्विरोध होने के कारण क्रांति होगी। क्या अंतर्विरोध, मतलब दो वर्ग होंगे, पूंजीवाद में भी दो वर्ग होंगे, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग, और दोनों के बीच में अंतर्विरोध होगा जिसके कारण से क्रांति हो जाएगी, ठीक है ना। शासक वर्ग अपनी सत्ता से इच्छा छोड़ने के लिए कभी तैयार नहीं होगा। अब भाई क्या बोलते हैं, पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर आप ये मानो कि भाई पूंजीपति वर्ग, शासक वर्ग जो है या पूंजीपति वर्ग आसानी से सत्ता छोड़ दे, वो होगा ही नहीं, वो कभी तैयार नहीं होगा। कौन चाहेगा कि भाई वो सत्ता या ताकत या पावर
या पैसा छोड़ दे, नहीं छोड़ेगा वो। तो इसीलिए क्या होगा कि क्रांति आवश्यक होगा, ठीक है ना। अब ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, क्लास मार्क्स ने अपनी पुस्तक द क्लास स्ट्रगल के अंतर्गत फ्रांस में क्रांति की निरंतरता की घोषणा की है। ये पुस्तक का नाम है क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, ठीक है ना। क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस के अंदर में क्रांति की निरंतरता की घोषणा की है, ठीक है ना। तो आपसे सीधा क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से क्रांति की निरंतरता की घोषणा करता है, मार्क्स अपने किस पुस्तक के अंदर क्रांति की निरंतरता की घोषणा करता है या क्रांति की निरंतरता की चर्चा करता है? तो उसमें करता है क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस में करता है। अब मार्क्सवाद की आलोचना होती है करते हैं कार्ल पॉपर करते हैं। क्या कहते हैं कार्ल पॉपर? मार्क्सवाद को कट्टर विचारों को बंद व्यवस्था मानते हैं, बंद व्यवस्था मानते हैं जो समाज का दुश्मन है, ठीक है ना। क्या कहते हैं कार्ल पॉपर? क्या कहते हैं मार्क्सवाद के जो विचार है वो क्या है? समाज के दुश्मन है। मार्क्सवाद मुक्त समाज का दुश्मन है, मतलब स्वतंत्रता का विरोधी है। मार्क्सवाद हिंसा को बढ़ावा देता है, क्योंकि यहाँ पे जैसे आपने कहा है कि वो हिंसा पर क्रांति की बात करता है मार्क्स। तो क्या है कि हिंसा, मार्क्स क्या कहता है? हिंसा को बढ़ावा देता है। मार्क्सी भविष्यवाणियां गलत साबित हुई। अब दोस्तों क्या बोलते हैं, आप अगर आप बात करते हैं कौन थे वो, सेंट साइमन एडवर्ड बर्नस्टाइन जो थे आपके, क्या बोलते हैं, विकासात्मक समाजवाद की एक शाखा थी जिसको संशोधनवादी कहते हैं। क्या कहते हैं? संशोधन विकासात्मक मार्क्सवाद की एक शाखा है जिसको क्या कहते हैं? आपका संशोधनवादी कहते हैं। और उसके जो आपके विचारक हैं वो एडवर्ड बर्नस्टाइन है। एडवर्ड बर्नस्टाइन ने कहा है कि जो कार्ल मार्क्स ने क्रांति की जो स्थितियां बताई हैं वो सभी गलत हुई हैं। क्यों? कार्ल मार्क्स कहता है कि समाज में मध्यम वर्ग समाप्त हो जाएगा, लेकिन मध्यम वर्ग समाप्त नहीं हुआ है, मध्यम वर्ग का आकार उल्टा बढ़ा है, ठीक है ना। मार्क्स कहता है कि क्या, मार्क्स कहता है कि भाई मजदूरों की स्थिति और बदतर होती जाएगी, लेकिन मजदूरों की स्थिति सुधरती जा रही है। कार्ल मार्क्स कहता है कि शक्तियों का क्या होगा? केंद्रीकरण होगा, लेकिन क्या हुआ कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता जा रहा है। तो ये क्या है? ये सारी कार्ल मार्क्स की भविष्यवाणी थी, ये सारी गलत साबित हुई है। और ये किसने कहा है? ये एडवर्ड बर्नस्टाइन ने कहा है। एडवर्ड बर्नस्टाइन जो थे आपका संशोधनवादी शाखा से थे। संशोधनवादी शाखा जो किसके अंडर में थी? वो आपका विकासात्मक आपका उसमें विकासात्मक मार्क्सवाद की एक शाखा है, ठीक है। मार्क्सवाद इतिहास की गलत व्याख्या की है। अब इन्होंने कहा है कि इतिहास में समय से दो वर्ग हुए हैं, दोनों में संघर्ष हुआ है। तो ये इसके बारे में कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। आप अरस्तु वगैरह के, अगर आप प्लेटो के बारे में पढ़ते हैं तो इसने तीन वर्गों की बात की है। किसकी की है? आपका सैनिक वर्ग की बात की है, शासक वर्ग की बात की है, और आपका किसकी बात की है? उत्पादक वर्ग की बात की है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से इतिहास की व्याख्या गलत तरीके से की है इसने। एक्टन क्या कहते हैं? मार्क्स पिछले 100 वर्ष पुराने इतिहास के अनुभव के आधार पर हजारों वर्ष पुराने इतिहास की सही व्याख्या नहीं की है, गलत है, ठीक है ना। तो मार्क्स ने क्या किया कि पीछे के 100 वर्ष का इतिहास का अध्ययन किया और उसी के अनुभव के आधार पर उसने आपके हजारों वर्ष पुराने जो इतिहास है उसकी व्याख्या कर दी, जो सही नहीं है, गलत है, ठीक है ना। राज्य को मार्क्स से खतरा है दोस्तों। राज्य को क्या है? मार्क्स से खतरा है, क्योंकि राज्य को ये क्या बोलते हैं कि बहुत ज्यादा आलोचना करता है, बहुत ज्यादा बुराई करता है, और इसी वजह से क्या है कि राज्य को मार्क्स से खतरा है। प्रिंस मार्क्स का ग्रंथ दास कैपिटल रद्द पुस्तक है। क्या होता है? रद्द पुस्तक है। यहाँ से सीधा क्वेश्चन मिल सकता है, किसने मार्क्स की पुस्तक कैपिटल को रद्द पुस्तक कहा है? तो किसने कहा है? किन्स ने कहा है दोस्तों, ठीक है। मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है दोस्तों, तो ये बात याद रखिए। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कौन है? तो वो मार्क्स है, ठीक है ना। तो क्योंकि इसने भाई वैज्ञानिक आधार पे समाजवाद का वर्णन किया है, ठीक है ना। मार्क्स ने सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन के वैज्ञानिक नियमों की खोज की है, ठीक है ना। क्या क्या वैज्ञानिक नियमों की खोज की है? आर्थिक व्यवस्था में, ठीक है ना। क्या? सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में वैज्ञानिक नियमों की खोज की, जो हम अभी पढ़ रहे थे ना, सारा वो सारा यही चीज था। मार्क्स के समाजवाद संबंधी विचार मौलिक नहीं है। क्या? मार्क्स के समाजवाद संबंधी विचार मौलिक नहीं है। इसमें रॉबर्ट ओवेन, सेंट साइमन प्रूडो और लुईस ब्लॉक के द्वारा समाजवाद से संबंधित विचार लिए हैं। अब ये रॉबर्ट ओवेन कौन थे दोस्तों? सेंट साइमन के बारे में जानते हैं। सेंट साइमन जो है काल्पनिक समाजवाद की जो शाखा है, काल्पनिक समाजवाद, उसके समर्थक हैं। सेंट साइमन क्या थे कि ये आपका जो जमींदारी प्रथा थी उसका विरोध करते हैं। क्या कहते हैं? जमींदारी प्रथा का विरोध करते हैं। और सेंट साइमन ने सबसे पहले समाजवाद शब्द का
प्रयोग किया था, ठीक है ना। रॉबर्ट ओवन, सेंट साइमन जो थे आपके फ्रांस के विचारक थे, और रॉबर्ट ओवन थे ये जो थे ये आपके क्या बोलते हैं आपका इंग्लैंड के पूंजीपति थे, और इनका जो विचार था वो मजदूर के प्रति सकारात्मक था। और जो सेंट रॉबर्ट ओवन थे उन्होंने क्या किया था, लंकाशायर नामक जगह पे उन्होंने एक सहकारिता पे आधारित उद्योग की स्थापना की थी, लेकिन ये उद्योग चल नहीं पाया। तो इसी से इन्होंने प्रभावित होकर इसी के आधार पर इन्होंने क्या किया कि छोटे छोटे स्वायत्त समूहों की स्थापना पे बल दिया कि भाई समाजवाद कैसे लेके आएगा, छोटे छोटे समूह की समाजवादी स्थापना करके क्या होगा कि आपका समाजवाद लेके आया जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं, आप इनको याद रखिएगा, पढ़ लीजिएगा। रॉबर्ट ओवन नई औद्योगिक व्यवस्था पर प्रतिस्पर्धात्मक की जगह सहयोगात्मक होनी चाहिए। इन्होंने जो लंकाशायर में जो उद्योग स्थापित किया था ना सहकारिता पर आधारित, उसमें इन्होंने क्या कहा था कि भाई इसमें सब लोग मिलजुल के काम करेंगे, सहयोग से काम करेंगे, प्रतिस्पर्धा लेके नहीं काम करेंगे कि भाई वो ज्यादा काम करेगा मैं ज्यादा काम करूंगा, नहीं, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, सहकारिता पर आधारित होगा, सहयोग पर आधारित होगा, ठीक है। लेकिन ये चल नहीं पाया, फेल हो गया। सेंट साइमन ने क्या किया, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का समर्थन किया है सेंट साइमन ने, ठीक है ना। और प्रूडो क्या है, प्रूडो क्या कहता है, सारी संपत्ति चोरी है। दोस्तों यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आपने याद रखना, डायरेक्ट सारी संपत्ति चोरी है, कौन कहता है, प्रूडो कहता है, ठीक है ना। मार्क्स ने इन सबके विचारों को काल्पनिक कहा है, ठीक है ना। मार्क्स ने कहा कि इन सबके विचार काल्पनिक है, विचार तो मेरे हैं, वैज्ञानिकता पर आधारित है, ठीक है ना। तो ये सारी बात कहता है मार्क्स। तो मार्क्स का लगभग मोटी मोटा सारा मैंने आपको समझा दिया है, खत्म कर दिया है। तो आप लोग इसको पढ़िएगा, रीड कीजिएगा। मैं आप लोगों को एक दिन का समय देता हूँ, उसके बाद में इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, लगभग 40 से 50 क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे। तो वो मैं क्वेश्चन आपको दूंगा ताकि आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो वो आपकी क्लियर हो जाए। तो आप क्या कीजिएगा, इसको अच्छे से पढ़िएगा, रीड कीजिएगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, बाय बाय, टाटा।